बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, मुफ़ाहमत और मुज़ाहमत के बयानियों में तक़सीम और लड़ाई में घिरी मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ, जो पार्टी के तंजीमी इजलासों से भी गैर हाजिर रहे हैं, उन्होंने आज सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात इंतहाई शफाफ थे और हुकूमत की तरफ से महंगाई और बैड गवर्नेंस से तंग अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब करवाया है। क्या वाकई अवाम ने महंगाई की वजह से नून लीग को वोट दिए हैं? शहबाज शरीफ ने सवाल किया है कि उन्हें मुफाहमत के बदले आज तक मिला क्या है? शफाफ इंतखाबात ही उनका मुतालबा है। बेशक शफाफ इंतखाबात हर पाकिस्तानी का मुतालबा है नाज़रीन, लेकिन इन इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात बेइंतहा ज़रूरी हैं। बार बार ये याद दिलाते हैं। अपोजिशन शफाफ इलेक्शन का मुतालबा तो करती है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात करने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी लड़ाई जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात लगाने पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म स्वाति से जवाब मांग लिया है। ये सारा मामला आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा, मुस्लिम लीग नून से दानियाल चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा। शो का आगाज़ करते हैं अंदलीब अब्बास साहिबा से। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंदलीब साहिबा, हुकूमत सेहत कार्ड, सी पैक और अब हाईवेज़ का भी बहुत क्रेडिट ले रही है, लेकिन आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप लोग तो नून लीग के शुरू किए हुए मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर ये कहते हैं कि ये मंसूबे आपने शुरू किए हैं। ज़रा बताएं नाजरीन को कि आपका अपना मंसूबा कौन सा है? अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि ये माशाल्लाह इनका ये वो हाल है कि ये बड़ी जल्द कह देंगे कि जो मीनारे पाकिस्तान पे 30 अक्टूबर वाला नहीं, वो जो 1945 वाला हुआ था जिसमें करारदाद पाकिस्तान, वो भी इन्होंने ही पेश की थी। तस्वुर पाकिस्तान जो है वो कायद आज़म ने नहीं, मियाँ नवाज शरीफ ने पेश किया था। और उसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो 1965 की जंग हुई थी वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने जीती थी। तो ये सारा जो है क्रेडिट जो भी हिस्टोरिकल जितनी भी कायद आज़म ने, उसके बाद जितने भी एटम बॉम्ब बना, जो बना, वो सारे कहते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ के साथ होता है। मसला ये कि आपस में तो इनकी कोई बात मिलती नहीं है, आपस में इनके बयानिए भी नहीं मिलते। एक बंदा आगे कहता है ये, दूसरा बंदा आगे कहता है झूठ बोल रहा है। मतलब मियाँ जावेद लतीफ़ को इन्होंने वो नोटिस पेश कर दिया है कि भाई वो पार्टी की जो है गलत बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आपस में झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने बाकी ऑपोजिशन को क्या करना है, बजाय पहले पीडीएम बनाया, पीडीएम पाश हो गई, वो उसके टोटे टोटे हो गए। अब जो है वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि छुरा खोंप रही है इनको, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, उन्होंने क्या लीडरशिप करनी है। आपस में उसको तो छोड़े, आपस में भाइयों की, फिर भांजियों की, भतीजों की एक जंग शुरू हो गई। और नीचे ऑब्वियसली वर्कर्स ने फिर यही करना है। इनकी मियां जावेद लतीफ कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि पार्टी में इस तरह का एक इख्तलाफ तो है। मुफाहमत और मुज़ाहमत की बात तो हो रही है, दो नज़रिए हैं और दो बयानिए हैं, इस पर बात हो रही है, ये सब कुछ सही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उससे आप कुछ परेशान हैं? आपकी पार्टी के लिए भी अलार्मिंग है जो रिजल्ट्स आए हैं? अच्छा, बाय द वे मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये रोड्स का बड़ा कहते थे कि जी हम बहुत रोड्स बनाई, हमने मोटरवे बनाया, फिर हमने, अच्छा वो पिछले 40 साल से मोटरवे की बात हो रही है। इस वक्त जो नेशनल हाईवे के अगर आप देख लें स्टेटिस्टिक्स, और मेरे सामने मौजूद हैं क्योंकि ये उन्होंने ही पेश किए हुए हैं, जो इन्होंने अपने डाले हुए थे। इन्होंने 3 साल में पीएमएलएन ने 845 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट किए थे। पीटीआई ने 3 साल में 1753 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट किए हैं। अच्छा, और ये आप देख लें कि ये जिसको कहते हैं डबल से ज्यादा, 100% से ज्यादा रोड्स बनाई, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप कंटोनमेंट बोर्ड का ताल्लुक है, ले रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब माजी में जब ऑपोजिशन में हुआ करते थे वो कहते थे कि रोड्स बनाने से कौमें नहीं बनती। ये याद है आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रायोरिटीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपकी प्रायोरिटीज ठीक हो। हमने एहसास प्रोग्राम में जो कि 120 अरब का था, 200 अरब का, 60 अरब डाले, और अब उसके अंदर
300 अरब से ज़्यादा अभी वो जो कामयाब नौजवान के नीचे है वो डाल दिया। पहले कभी ये वो प्रायोरिटी कहते थे कि आप सेहत को, गुर्बत को और तालीम को रखें, जो हमने किया। उसके बाद आप रोड्स भी बनाए, हमने रोड्स भी बनाई। तो ये देख लें कि ये नहीं होता कि आप कहें कि जी मैंने रोड्स बना दिए हैं, मैंने 58% जो है वो लाहौर पे खर्च दिया है, इसलिए साउथ पंजाब जाए भाड़ में। साउथ पंजाब पे हमने 36% बजट दिया है। अच्छा। उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक। अच्छा, अब आप आ जाएं इस पे कि जी वो कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या हुआ। कैंटोनमेंट बोर्ड में मुझे ये बताएं कि हमने 63 सीटें ली हैं, हम तो इनसे ज्यादा ले गए, और हमने हर सूबे में ली हैं। मुझे बताएं पीपल्स पार्टी किस सूबे में ली है उन्होंने, और नून लीग ने किस सूबे में ली है। सूबे से भी जिसको कहते हैं ना नैरो होके हमारी 21 सीटें ऊपर गई हैं लास्ट टाइम से। इनकी जो सीटें हैं वो 13 नीचे आई हैं वहां से, पंजाब से, जहां पर आपकी हुकूमत है। तो यही तो है, और क्या है इनके पास? बताएं इनके पास और है क्या? क्या ये कोई कौमी जमात है? क्या इसको आप पाकिस्तान की जमात कह सकते हैं जो ना जीबी में हो, ना वो सिंध में हो, ना वो बलूचिस्तान में हो, 2-2 सीटें इधर उधर लेके? क्या आप इसको कह सकते हैं? और पंजाब के अंदर, अगर पंजाब के अंदर इन्होंने इतने साल हुकूमत करने के बाद फिर भी यही है ना कि जो पंजाब में करेगा वो हुकूमत बना लेगा। अनीब अब्बास साहिबा, अगर वहां से सीटें मिल रही हैं मुस्लिम लीग नून को, तो फिर तो ये आपके लिए अलार्मिंग है अगले इलेक्शन के लिए। सबसे पहली बात क्या है, अभी तो इसके 97% इलेक्शन होने हैं लोकल बॉडी के, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप देख लें इससे 1 महीना पहले जीबी में कितना इन्होंने बढ़के मारी थी, स्वीप आउट हो गए। उसके बाद कश्मीर में कितनी बढ़के मारी, बेइज्जती से बेइज्जती हुई। उसके बाद सियालकोट जो इनका गढ़ था हार गए। तो अभी आप देखें कि इनका जो जिस तरह से ये जा रहे हैं, एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। पार्टी के अंदर इंतशार है, पीडीएम के अंदर इंतशार है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, कल नेशनल असेंबली हुई है, मैं वहाँ बैठी थी। आप ये सोचें इनका ये हाल है कि जब पहला क्वेश्चन आर होता है जिस पे आपने ये सवाल करने होते हैं हुकूमत से, अवामी इश्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, उस पर जाके जी इन्होंने वॉकआउट किया, कोरम कॉल किया। मतलब अच्छा। ये चाहते ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। ये सिर्फ आए हुए हैं कि जी अपने आप को बचाना है, कोई बाहर भाग गया है, लेकिन और जो रात को 12 बजे भाग रहे थे छोटे मियां साहब वो पकड़े गए। आ रहे। चले अनीब अब्बास साहिबा, मुझे चौधरी साहब की तरफ भी जाना है। दानियाल साहब, ये बताएं आपकी हुकूमत की जानिब से जिस मंसूबे का इफ्तिताह किया जाता है, आप कह देते हैं कि ये मंसूबा नून लीग ने शुरू किया था, शहबाज शरीफ ने भी ये बात की है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके सब मंसूबों पर हुकूमत की तख्तियां लग रही हैं, जिस तरह आज मियां शहबाज शरीफ भी कह रहे थे? देखिए, अनीब अब्बास साहिबा की तो बातें आज सुन के यही लग रहा है कि आज भी ऑपोजिशन में बैठी हैं, क्योंकि आज भी उसी तरह रोना रो रहे हैं जो 5 से 5 साल पहले रो रहे थे। इन्होंने लोग आज भी मुंतज़िर हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे। देखें, आप तो बात करें अपने प्रोग्रेस की, अपने वादों की। आपने क्या दिया? चौथा साल शुरू हो गया है, आपने जो गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा के वहाँ आपने यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी, वो किधर गए? प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो आपने यूनिवर्सिटी बनानी थी वो किधर गई? जो अरबों रुपये 8,000 अरब टैक्स कलेक्शन करना था वो किधर गया? जब लोगों ने आपसे पूछा मैशत कैसे बेहतर करेंगे, तो आपने कहा मुर्गी लेंगे, अंडा देगी, अंडे के बाद उसको रोज उठा के देखेंगे, चूजा निकलेगा, चूजे के बाद जब चूजा बड़ा होगा तो चूजा बेचेंगे, कट्टे लेंगे और कट्टों से दूध बेचेंगे। ये आपने मैशत को बेहतर करने की पॉलिसी बताई थी। आप उस पॉलिसी के ऊपर बात करें, आज आप उन्हीं बातों के ऊपर बात करें। वो 300 डैम किधर हैं? वो 3,000 इकोनॉमिस्ट किधर हैं जिन्होंने आने हैं? आज लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर मेरी जगह आज ये बैठी होती है क्या कहती कि हाँ इन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की, लेकिन आम आवाम पूछती है महंगाई, आम आवाम पूछती है कि आटा कब सस्ता होगा, आम आवाम पूछती है डॉलर कब नीचे आएगा, आम आवाम पूछती है पेट्रोल कब नीचे आएगा। आप रोज पेट्रोल का धमाका कर देते हैं, रोज मैशत को आपने बुरा हाल कर दिया, सर्कुलर डेट आपने बढ़ा दिया, 6 FBR चेयरमैन आपने तब्दील कर दिए, क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी कोई नहीं है। इसी तरह गंदम, आज की सबसे मतलब लास्ट पिछले 3-4 दिन की खबर कि गंदम, भाई गंदम जिसे पूरा मुल्क चलता है, लोग गरीब बंदे खाते हैं, $280 पर टन आपको मिल रही थी रशिया से, आपने वो छोड़ के आपने $370 की आपने और मुल्कों से ले ली। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम से नहीं किए, 200 अरब आपने फालतू लगा दिए। देखिए आज, और अभी आपने 40,000 टन और करनी है। आपने गंदम का बेड़ा गर्क कर दिया, चीनी का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, इंडस्ट्री का स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का आपने बुरा हाल कर दिया। मुझे बता दें पाकिस्तान को आपके सिमत में लेके जा रहे हैं। आज कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस जो है ना, ये एक वेकअप कॉल है, इसलिए कि पाकिस्तान की पल्स ये है कि
लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, लोगों ने इनको पहले भी रिजेक्ट किया था, ये पहले भी सिलेक्टेड थे, लेकिन आज जब ये अपनी बात की बात किए बगैर लोगों पे चौधरी साहब आप सिर्फ पंजाब तक महदूद हैं। अनलीप साहिबा का आपने कमेंट सुना, वो कह रही हैं कि आप सिर्फ पंजाब तक महदूद हैं, पंजाब की पार्टी होकर रह गए हैं, बाकी पाकिस्तान में आपकी कहीं पर भी कोई वहां पर आप लोगों का कोई वोट बैंक नहीं है, तो आप सिर्फ क्या वाकई पंजाब तक महदूद होकर रह गए? मेरे भाई मुझे बताएं, ये वाहिद पार्टी है जिसके टाइम पे 12 बाई इलेक्शंस हुए, उनमें से 9 ये हार गए, हमारे 9 हार गए। ये हिस्ट्री में पहली दफा, आपको पता है इन लास्ट 3 डेकेड्स आज तक नहीं हुआ कि लोकल बॉडीज इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट हार गई हो। ये इनकी नाअहली और नाकामियां अब अपना चेहरा छुपाएंगे, कभी बोलेंगे पंजाब में रह गए, कभी बोलेंगे केपी में हम आ गए, कभी बोलेंगे ये आ गए। आज ओवरऑल सीट्स देखें तो हुकूमत किधर खड़ी हुई है? हुकूमत आज, अगर आप अपोजिशन की कलेक्टिव सीट्स करें, आपको दूर नजर नहीं आते। क्यों? ये सवाल है ना, वाई? फंड्स भी इनके पास, पैसा भी इनके पास, सब कुछ इनके पास। इनकॉम्पिटेंस, शेयर इनकॉम्पिटेंस, बैड मैनेजमेंट, करप्शन एट इट्स पीक। पाकिस्तान की जो करेंसी है लोएस्ट इन रीजन, ये किसी इनके आवे के आवे बिगड़े हुए हैं। आप जिस मिनिस्टर को उठाएं तो वो दूसरे के खिलाफ है, एक को उठाएं तो दूसरे के खिलाफ है, दूसरा तीसरे के खिलाफ बात करता है। जो हुकूमत की सफर में वो मैं आपको बताता हूं, सिलेक्टेड लोग हैं ये सारे, आपके सामने रख रहा हूं। दानियाल आप सुने, मेरी बात सुने। हुकूमत ये कहती है कि देखें, सीपैक भी तो कौमी मंसूबा है ना, इस पर भी तकरीबन 20 साल से काम हो रहा था, पीपल्स पार्टी भी इसका क्रेडिट लेती है। इसी तरह हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने भाषा मोमेंट डैम पर काम शुरू किया है जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी। आप तो महंगी बिजली के मुआहदे करके गए थे जिसकी सजा आज हुकूमत भुगत रही है। हुकूमत का ये कहना है आपकी वजह से कौन से? मुझे बताएं कि वो किधर के? आज पाकिस्तान में हमने खैराबाद कहा था बिजली के लोड शेडिंग के जिनको, आज फिर लोड शेडिंग उसी तरह आ रही है। 2-2 घंटे की, देहातों में 4-4 घंटे के पीछे लोड शेडिंग होती रही। हम लोग अभी कैंट के जलसे करते रहे, जहां जाते थे बिजली चली जाती थी। ये जिनको हम इन सारी चीजों को हम खैराबाद कर गए थे भाई मेरे, सब चीजों को आज इनकी वजह से आप फिर उसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं। मैशत आपकी, मुझे बताएं, हल्की सी ग्रोथ हुई ना, हल्की सी, सर्कुलर डेट किधर पहुंच गया है? आपकी इनकी नाकामियां। आप बिजली के बिलों की बात करते थे, बताएं सर्कुलर डेट क्यों बढ़ा है? क्यों सर्कुलर डेट? इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। ये अपने आप को बार बार छुपाते हैं, करते हैं, लेकिन अपनी बेहतरी की बात नहीं कर सकते। आज आम आवाम इनकी पॉलिसीज की वजह से 20 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। मुझे बताएं कि 20 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन, मुझे इनसे बताएं कि 20 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे क्यों चले गए हैं? क्यों 5 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं? जब इन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्यों 20 मिलियन लोग नीचे आ गए हैं? क्योंकि इनकी झूठी और करप्ट हुकूमत है। ये सवाए सोशल मीडिया और मीडिया पे बात करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, ना आता है। बीआरटी, ये हमारे मेट्रो को गालियां देते हैं ना, 24 अरब रुपए को। मुझे बताएं आज 100 अरब क्रॉस कर गया बीआरटी। आज भी बीआरटी सही तरह नहीं चल सका। पैसा आप लोग बाहर लेके गए, बाहर आप लोगों ने जायदादें बनाई और इसी वजह से पाकिस्तानी आवाम को आज मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्यों आपने जायदादें बनाई? कम से कम वो ये कह रहे हैं हुकूमत वाले कि हम तो पैसा जो हमारे पास आ रहा है, जितना पैसा है, 5,000। मुझे बताएं ना, 3-4 साल, चौथा साल इनका शुरू हो गया। मुझे बताएं ना, फिर वो 4 साल शुरू हो गए। आपका नैब, आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों लिखते हैं कि इन्होंने नैब और इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं आर्म ट्रस्टिंग के लिए? क्यों मियां नवाज शरीफ के केस में लिखते हैं कि नो करप्शन व्हाटसोएवर हैज बीन फाउंड? क्यों कोर्ट्स आपके लिखते हैं? आप मुझे बताएं कि आपका सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इनके अकाउंटेबिलिटी के ऊपर? कि इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और वो लोगों को आर्म ट्रस्टिंग के लिए यूज होती है। ये मेरा और आपका वर्ड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इट इज फॉर देम टू से। वो 8,000 अरब जो टैक्स कलेक्शन में करने थे वो किधर हैं? ये पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन कर, इनके ऊपर आपका बिजनेसमैन एतबार नहीं करता। फॉरेन रेमिटेंस जो आई थी, जो उन्होंने बॉन्ड्स दिए थे, वो लोग लेके 16-15% पे लेके भाग गए। क्यों नहीं आपका डॉलर कंट्रोल हो रहा? क्योंकि इनके पास कोई चीज है ही नहीं। जायज करें ना, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, रेमिटेंस भी बढ़ रहे हैं, ये चीजें तो बढ़ रही हैं। इनको तो आप कम से कम बताएं ना, ये तो गलत बात ना करें। अच्छा टैक्स, अच्छा अब क्या आपने बात की टैक्स कलेक्शन? टैक्स कलेक्शन कितनी बड़ी है भाई? ये वाहिद नलायक हुकूमत है जो अपने पिछले नलायकियों से अपने आप को कंपेयर करती है। 4,400 अरब, 5,800 अरब रुपए का हदफ है, पूरा कर लेंगे पीटीआई कह रही है। जब हमारी गवर्नमेंट गई थी ना, जिस साल हम गए थे, आज से 3 साल पहले, चौथा साल शुरू हो गया, तो हम जाने से पहले 3,900 अरब रुपया छोड़ के गए थे टैक्स कलेक्शन। 4 साल में आप ग्रोथ देख लें, आज 7,000 अरब पे टैक्स कलेक्शन होना चाहिए था। आज भी आप उसी पॉइंट पे छोड़ के खड़े में जहां मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। डॉलर किधर था? आज डॉलर किधर है? और
डॉलर टर्म्स पे आप डॉलर टर्म्स पे पैरिटी देखें, उस रुपए को डॉलर से आप जब एक्सचेंज करते हैं तो इनकी टैक्स कलेक्शन आधी हो गई है भाई, महंगाई इनकी डबल है और टैक्स कलेक्शन आधी है। आप रुपए को बगैर किसी चीज से कंपैरिजन ना करें, आप रुपए का डॉलर से कंपैरिजन करें और फिर देखें कि वो आज रुपया और उस टाइम के रुपए में कहां से कदर में किधर कमी आगे कहां पहुंच गई है। स्टॉक एक्सचेंज को आप डॉलर से कंपैरिजन करें, डॉलर से रेट्स लें और आपको पता चलेगा। लेकिन दानियाल, वज़ीर खजाना ये कह रहे हैं कि मईशत अच्छी होती है तो फिर कर्जे भी बढ़ते हैं। वज़ीर खजाना का ये कहना है। शैला रज़ा साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं बहुत आराम से। मईशत कैसे अच्छी हो रही है, मईशत का इंडिकेटर मुझे बता दें किस तरह अच्छा हो रहा है ना, पूछ लेते हैं। शैला साहिबा को भी शामिल कर लेते हैं। शैला साहिबा, तहरीक इंसाफ बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसने जो शुरू किए थे वो उन्हीं मंसूबों की बुनियाद पर अगले इलेक्शन में वोट डालेगी। वज़ीर आज़म ने दिसंबर में पारस जहांज़ेब साहिबा को इंटरव्यू में कहा था कि एहसास प्रोग्राम और बड़े डैम्स हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होंगे। क्या शहबाज शरीफ का ये कहना दुरुस्त है कि ये नून लीग के मंसूबे हैं? पीपल्स पार्टी भी तो एहसास प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम करार देती रही है। अटॉर्नी जनरल साहब जितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट गए हैं उन्होंने कहा है ये BISP प्रोग्राम है, इसका नाम चेंज नहीं किया जा सकता। ये असेंबली के थ्रू किया गया था क्योंकि एहसास कमतरी है तो एहसास हो गया इसका नाम। और ये एक बजटेड प्रोग्राम है जिसे हर साल आगे जाना था। अगर ये सब कुछ अच्छा है इनके दौर में तो इसमें लोगों की तादाद बढ़नी नहीं चाहिए थी, अच्छा कम होनी चाहिए थी। लंगर खाने और मुसाफिर खाने नहीं बढ़ने चाहिए थे। लोगों को अपने तौर पे रेवेन्यू इंक्रीज़ करना चाहिए था। होटल में ठहरते, इधर ठहरते, उधर ठहरते और अपने पैरों पे खड़े होते। KP में जो है तमाम सूबों के मुकाबले में जहाँ इनका सबसे ज़्यादा वक्त गुजरा है, तब्दीली को काफ़ी साल हो गए हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो बेरोज़गारी है। और बाकी 2 सूबों में जहाँ इनको अभी 3 साल हुए हैं वहाँ पे भी सबसे माशाल्लाह सिंध में जो है वो रोज़गार की शरह ज़्यादा है। इसको अब ये झुटला नहीं सकती, सोशल मीडिया पे परसेंटेज चल रही है। इनके ज़माने में मईशत बेहतर ज़रूर हुई होगी लेकिन बेरोज़गारी की शरह बढ़ गई। इनके ज़माने में ज़रूर मईशत बेहतर हुई होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस फिस्कल ईयर में, माली साल में, रवा माली साल से 100% ज़्यादा कर्ज़ा लिया गया, उसकी शरह सूद भी 7 है। और 1 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट जो सबको पेपर दिया गया था पिछले 2-1 महीने में सब कहा करते थे, वो $1.5 अरब हो गया है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि डॉलर को आपने आर्टिफिशियली पम्प किया मार्केट में इतनी दफ़ा, फिर कहीं जाके परसों उसको 78-79 पे आपने ज़रा कुछ स्टॉप पैसा 68 बढ़ने से रोके 168। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, अवाम बेरोज़गार, चीज़ें महंगी, लोगों में उन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर, मुल्क कर्ज़दार, मईशत जो है वो इस तरह से। तो मुल्क अगर अच्छा है तो इनको मुबारक हो। और आज का अखबार उठा के देखें तो उसमें हफ्तावार 1.3, लेकिन शैला साहिबा, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, सस्ता है, महंगाई बढ़ी है, कम है, पेट्रोल की प्राइसेस पूरे रीजन में सबसे कम है। वज़रा ये कहते नहीं थकते। 2 शंबे में फिर शेर सुनाने पे डांट क्यों रहे थे? दूसरी बात जो है वो ये है कि नहीं वो कह रहे थे कि वो जगह नहीं थी ना शेर सुनाने की, वहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल वो किसी ने गलत बात बिजनेसमैन ही सुना रहे थे, वो भी दान है। तो देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक है अगर चंद जो है मुर्गे वो चैनल पे बैठ के सब अच्छा है अच्छा कहते रहेंगे तो मुर्गाबाद में अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, और ये लोग भी सब तकरीर करते हैं, अमल नहीं करते, तो कोई फ़र्क नहीं है इनमें। मुझे ये बताएं कि आप अच्छी बातें बताएं ना आवाम को कि आपके ये फ्लैगशिप मंसूबे थे, इसकी बुनियाद पर 2022 में अगर इलेक्शन होते हैं, 2023 में इलेक्शन होते हैं, आप आवाम को क्या बताएंगे अपनी कामयाबियाँ कि आपको वो वोट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आवाम की बात करती है, अगर वो आती है तो फिर आप आवाम को रिलीफ देंगी। कोई ऐसे मंसूबे तो गिनवाएं जिसकी बुनियाद पर आप इलेक्शन में जाएंगे। मैं बहुत सारी बात बता सकती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब हमारा दौर था हमने सबसे कम कर्जे लिए थे और ज़राई एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाया था, जो एक रिकॉर्ड है। हमारे ज़माने में पेट्रोल जो है इंटरनेशनल मार्केट, सब्र कर ले, माजी के साथ हाल पे भी आऊँगी, हमारे ज़माने में इंटरनेशनली जो प्राइस थी पेट्रोल की वो $145
डॉलर पर बैरल से लेके 149 तक आई, लेकिन हमने ये हशर नहीं किया था। इतने महंगा पेट्रोल था हमारे ज़माने में, 1 रुपये 30 पैसे से यूनिट, जब आहिस्ता आहिस्ता 5 साल में 4। लेकिन शैला साहब उस वक्त ये भी तो देखें ना कि डॉलर भी तो सस्ता था ना उस वक्त, इस वक्त डॉलर का भी तो हाल देखें। किस तरह से अपने माशी पॉलिसीज से करते हैं ना, अपने माशी पॉलिसीज से। जब आप दो मिनिस्टर बदल चुके हैं और दूसरे मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि पीपल्स पार्टी ने IMF से जो है शराइत वो आसान रखवाई थी, इन्होंने शराइत बगैर सोचे समझे रखवाई हैं। तो एक तो हो गई ये बात। दूसरे, हमारे ज़माने में हम मुशर्रफ के ज़माने में गंदम जो है ना वो लोग एक दूसरे से छीन रहे थे, हमने बम्पर क्रॉप्स भी की थी और सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाई थी। अभी भी आप देख लें क्या हाल है कि कहते हैं कि बम्पर क्रॉप्स हुई है और 10 लाख टन मंगवा रहे हैं, और वो गंदम जो है जब तक उसमें 75% यहाँ का आटा नहीं मिलाया जाएगा, बड़ा गलत आटा इन्होंने महंगे उस पर उठाया है। चीनी 38 रुपये महंगी उठाई है, और बिजली के बिल का तो अभी इन्होंने वो ले ही आए, क्या कहते हैं कि किस तरह से ये 35% तक जो है ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। अब सिंध में जब आएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि जी सक्खर जो है ना उसके पास एक जगह है छोटी सी गंबट, वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट के 400 से ज़्यादा ऑपरेशन कामयाब हो चुके हैं। हम इन्हें बताएंगे कि यहाँ पे फ्री होता है, हम इनको ये बताएंगे कि हमारे यहाँ दिल की तमाम बीमारियों का इलाज फ्री होता है। हम इन्हें ये बताएंगे कि साइबर नाइफ एशिया के 17 ममालिक में, जिसमें से हमारे यहाँ सिर्फ कराची में और दूसरा साइबर नाइफ हम लगा रहे हैं। हमारे सेहत के बजट में SIUT, इंडस, किरण, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम इन्हें बताएंगे कि हमने 15, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इतराज़ किया जाता है आपके यहाँ। ये मैं आपको बताऊं, आप लोग पता नहीं क्यों इस सवाल को पूछते हैं। भारत से मंगाई जाती है और ये फेडरल गवर्नमेंट मंगाती है और तमाम सूबों को अकॉर्डिंग टू देयर नीड देती है। तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में ये मौजूद है। और एक बात आपको मैं बताऊं कि सिंध को ये एजाज़ भी हासिल है कि जाम शुरू में एंटी वेनम हमने जो है खुद बनाई थी। तो एक ये सवाल आप नहीं किया करें, क्योंकि फिर जुलाई और अगस्त का अगर आप कुत्ते काटने का रेशो देखेंगे तो इस्लामाबाद और पिंडी में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सिंध में देखिए, इसमें एक तो ये है कि लोग सही वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। हर कुत्ते के काटने पे वैक्सीन नहीं लगती है, पागल कुत्ते के काटने पे लगती है। लोग सही वक्त पे नहीं पहुंचते हैं और ये है। और जब हम पूरी दुनिया की तरह महज़्ज़ब ममालिक में स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। जब हम ये बात करते हैं कि कलिंग की जाए स्ट्रे डॉग्स की, ये कोई किया जाए तो सबसे ज़्यादा यही शोर मचाते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है सिंध के मुकाबले में पिंडी और इस्लामाबाद की जुलाई और अगस्त से कुत्ते काटे के केस का मुकाबला कर लें। चलें जी, दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ, अंदलीब साहिबा, आज मियां शहबाज शरीफ ने भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उन्हें अपनी जन्मभूमि यानी कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से शिकस्त हुई है। इसकी क्या वजह है? आपके पास आ रहा हूँ ये सवाल लेके, ब्रेक लेते हैं। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अंदलीब अब्बास साहिबा, मुख्तसरन बता दिएगा, चूँकि फिर मुझे अगले सेगमेंट के ऊपर भी जाना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स वो इलाके हैं जो तहरीक इंसाफ की जन्मभूमि या जाए पैदाइश हैं। आपकी जमात को अपनी जन्मभूमि से ही शिकस्त हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात और अगले आम इंतखाबात में फिर आप लोग क्या करेंगे? पहले तो ये बात है कि ये फेयर नहीं है कि आपने इतने लंबा टाइम उनको दिया और आप मुझे कह रहे हैं कि मुख्तसरन बता दें। नहीं, मैंने आपको भी पूरा टाइम दिया, ऐसा ना करें। लेकिन अंदलीब अब्बास साहब ऐसा ना करें, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। क्योंकि देखें, नहीं मुझे तो अभी टाइम ही नहीं मिला। नहीं, आपको सबसे पहले मैंने आपको टाइम दिया। देखें, सबसे पहले मैंने आपको टाइम दिया, फिर उसके बाद आप अपनी बात मुकम्मल करें प्लीज। आप पूरी अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं आपसे ही शुरू करूंगा। पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल गलत और झूठ बयान किया गया कि जी गवर्नर हाउस को दीवारें जो हैं वो नहीं खोली गई। गवर्नर हाउस पब्लिक के लिए खुला है। ये वो गवर्नर हाउस था जिसको बंद करके अपने शाही ख़ानदान के लिए इन्होंने रखा हुआ था। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के यूनिवर्सिटी जो है उसकी तो एलोकेशन भी हो गई है और उसका डिज़ाइन भी बन गया और वो बिल्कुल बन रही है। इनको मायूसी होगी लेकिन वो बन रही है, वो आपने ख़बर भी दे दी।
उसका PC1 भी अप्रूव हो गया। अब तीसरी बात ये कि इन्होंने कहा जी लोग हो गए हैं, गुर्बत बढ़ गई है। ये अभी जो सारे स्टेटिस्टिक्स आए हैं उनके मुताबिक हमारी गुर्बत जो है वो बढ़ी थी उस जब ये कोविड आया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था एहसास का 260 अरब रुपया दिया गया, और उसके बाद जो बूम आया कंस्ट्रक्शन का, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये आरिफ हबीब लिमिटेड की जो एनालिस्ट कंपनी है, उन्होंने ये कंपैरिजन दिया है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है पहले उसकी 580 थी, अब 800 रुपया दिहाड़ी हो गई है, 38% इंक्रीज है। जो जनरल लेबरर है 700 रुपया थी, 1000 रुपया दिहाड़ी हो गई, 43% इंक्रीज है। चुनाई वाला जिसको आप बेसन कहते हैं 1200 5 दिन 6 दिन लगती है उसको। जी इस वक्त तो आपको ये भी पता होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शॉर्टेज है। 1200 रुपया दिहाड़ी थी, 1800 रुपया हो गई, 50% बढ़ी है। जो टाइल फिक्सर है क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर है, उसकी 2200 दिहाड़ी होती थी, 3500 इस वक्त है। और बकौल उनके जो एनालिस्ट हैं और जो डेटा कलेक्ट करते हैं कि इस वक्त सख्त शॉर्टेज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि बूम है। आपको पता ही है कि रिकॉर्ड सेल्स हैं ट्रैक्टर्स की, रिकॉर्ड। आपको याद होगा 5 साल किसान सड़कों पे था, आपने ये चौथा साल है आपने किसान को सड़कों पे देखा, बल्कि आपने अपने टीवी पे दिखाया कि किसान ने कहा कि जितनी इंपॉर्टेंस हमें इस हुकूमत ने दी है किसी हुकूमत ने नहीं दी। 1100 अरब रुपया उन पे ट्रांसफर हुआ है। अब आ जाए आप ये एहसास प्रोग्राम पे, ये कह रही है एहसास प्रोग्राम में BISP इन्होंने शुरू किया, बिल्कुल किया, लेकिन उस प्रोग्राम में हुआ क्या? 8 लाख बंदा इन्होंने गलत वहां रजिस्टर कराया। जो BISP की हेड थी फरजाना, उन पे 1.5 अरब रुपए की करप्शन है। उनको एब्सकॉन्डर, भगौड़ा, इश्तिहारी करार दिया गया। मेरे सामने है फिगर्स। और जहां तक चीनी और उसकी कीमत का ताल्लुक है, ये भी मेरे सामने है। ये चीनी की कीमत अगर आप देख लें 130 रुपया, जो कि खाकान अब्बासी को मेहर बुखारी ने प्रोग्राम में कहा कि जी आपके ज़माने में 130 रुपया हुई, अंडा 100 रुपये का हो गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो क्लिप आप दोबारा लगाएं। और ये मेरे पास पीपल्स पार्टी की है, ये देखें 150 रुपए की चीनी इनकी दफा भी गई। पेट्रोल की शॉर्टेज खाकान अब्बासी के जमाने में 4 दफा हुई, उस पर इंक्वायरी तक नहीं हुई। 110 रुपए किलो मार्केट में चीनी मिल रही है, 110 रुपए किलो। हाँ, तो मैं 130 रुपए दिखा रही हूँ आपको। 130 रुपए थी इनके जमाने में। 130 रुपए से वो 52 रुपए। और जहाँ तक आपका पेट्रोल का है, तो कह रहे थे कि 85 इंडिया में इस वक्त पेट्रोल 198 रुपए है, बांग्लादेश में 170 रुपए है, नेपाल में 151 रुपए और पाकिस्तान में 120 रुपए। सबसे सस्ता अभी भी, क्योंकि हमने अपना जो टैक्स है और अपनी जो लेवी है वो सबसे कम कर ली है, क्योंकि हम कोई खला में नहीं रहते, हम इस दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में इस वक्त सारी दुनिया के अंदर, मैं आपको वो फिगर्स भी दिखा देती हूँ कि ये जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं आपको बिजली का बताती हूँ कि ये 12 जून 2018 में मैसिव लोड शेडिंग जब ये छोड़ के गए हैं, और हेडलाइंस थी शहबाज शरीफ की कि अब लोड शेडिंग संभाले मैं जा रहा हूँ। मैसिव लोड शेडिंग, ये न्यूज़ है 2013 के बाद हमने ये भी तो देखा है कि लोड शेडिंग। अब मुझे आगे भी बढ़ना है। 23,000 की आप बता रही हैं कि सारे काम आप लोग अच्छे कर रही हैं, प्रोड्यूस हो रही थी। हाँ, आप लोग सारे काम अच्छे कर रहे हैं। मुझे EVM के ऊपर भी आना है। अगले सेगमेंट पे जा रहा हूँ, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूँ। जिस मर्जी फैक्ट को आपने पूछना है पूछ ले मेरे से। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऑपोजिशन बिल्कुल गलत कह रही है, और जो ग्राउंड रियलिटी है, आवाम को जो इस वक्त महंगाई भुगतना पड़ रही है, वो सब बैठ के 20% ये हो गया और 30% ये हो गया और 40% वो ये हो गया। नहीं, मुझे ये बताएं, मैं 7 डॉक्यूमेंट्स लाई हुई हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या शफाफ इंतखाबात अगर होते हैं तो आप उसमें जीत सकते हैं या नहीं? क्योंकि इसीलिए अपोजिशन जमातों की मुखालफत के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग ला रहे हैं, क्योंकि आपको शिकस्त का खौफ है। अपोजिशन ये कहती है, अपोजिशन का ये भी मानना है कि ये मशीन्स धांधली का जरिया बनेंगी, वोट शेर या तीर को डाला जाएगा तो बल्ले को ही निकलेगा। क्या वजह है इसकी? भाई बड़ी सिंपल वजह है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की क्यों वो दुश्मन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, EVM से वोट ज़ाया नहीं हो सकता।
एडिशनल वोट नहीं डाला जा सकता, वोट गायब नहीं हो सकता, वोट सुस्त नहीं हो सकता, एक वोट दोबारा नहीं डाल सकता, बाहर से वोट लाके नहीं डाल सकता, ठप्पे नहीं लग सकते, फॉर्म 45 पे अपनी मर्जी का रिजल्ट नहीं आ सकता और नताइज 1 मिनट की देरी के बगैर दे सकते हैं। तो जब ये 9 चीजें होंगी ईवीएम में, और जिस ईवीएम मशीन के जरिए इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन करवाना है उसके खिलाफ तो आपने महाज खोल रखा है, उससे कैसे बाहर निकलेंगे आप? ये 9 चीजें अगर ना हुई तो इनका क्या मुस्तकबिल है? अगर ये 9 चीजें ना हुई तो मुझे बताएं इनका मुस्तकबिल क्या है? अनलीब साहिबा, जिस इलेक्शन कमीशन ने इस ईवीएम के जरिए इलेक्शन कराना है उसके खिलाफ तो आपने महाज खोल रखा है, उससे कैसे बाहर निकलेंगे आप? देखिए, बात यह है कि उन्होंने 37 चीज़ें कही, जिसमें से 27 जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव थी, 10 जो थी वो मशीन पे थी। हमने उसके ऊपर उन्होंने बजट की बात की, ये किया वो किया। हमने कहा बजट तो हुकूमत ने देना है ना, ठीक है। उन्होंने एक कंसर्न जाहिर किया, बिल्कुल उनका जायज़ कंसर्न है, उस पर हम उनको बजट पे भी सेटिस्फाई करेंगे। और जहाँ तक मशीन के ऊपर बाकी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा बहुत सारी उसकी अवेलेबिलिटी का, उसकी कंसिस्टेंसी का, उसके ऊपर भी हमने कहा कि जायज़ हैं तो फिर वज़ीर क्यों कहते हैं कि वो अपोजिशन से मिल गए? आप एक तो देखें, अगर आप उसके बावजूद, जब हम सेटिस्फाई करने को तैयार हैं, जब आप उसके बावजूद एतराज़ करेंगे तो ये तो जो अपोजिशन कह रही है वही लगेगा हमें फिर। पहली बात। दूसरी बात, आप मस्ट मेंशन करें कि ओवरसीज वोटिंग के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए उसके खिलाफ, ये नहीं चाहते कि ओवरसीज को वोटिंग राइट्स मिले। एहसन इकबाल ने कहा कि बाहर जो बैठा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको क्या पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या होती है। दानियाल साहब, आप हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो शिकस्त के डर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी शिकस्त के खौफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की मुखालफत कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के मुताबिक इससे धांधली का रास्ता रुक जाएगा। देखा आपने, सुना भी जो अनलीब अब्बास साहिबा कह रही हैं, आपका इख्तिदार हासिल जो आप करते रहे हमेशा धांधली से, वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। देखिए मेरे भाई, ये पहली हुकूमत है, इनके ऊपर कोई जज गलत फैसला दे दे तो वो गद्दार है, कोई आर्मी ऑफिसर को गलत बात कर दे तो वो गद्दार है, कोई सियासतदान गलत बात कर दे तो वो मोदी का यार है। आज जो बंदा इनकी हमायत में बात करेगा तो उसके ऊपर तमगे लगेंगे, जो बात इनके खिलाफ करेगा, वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो। इलेक्शन कमीशन ने 27 इश्यूज राइज किए, ठीक है ना। उनके कितने इश्यूज उन्होंने एड्रेस किए? पार्लियामेंट में किसको ऑन बोर्ड लिया? पार्लियामेंट्री कमेटीज में किसको ऑन बोर्ड लिया? अगर आप इतने ही सीरियस थे तो आप फंड्स एलोकेट करते हो लोकल बॉडीज इलेक्शंस में, एक एक पोलिंग बूथ के ऊपर, पोलिंग स्टेशन नहीं, बूथ के ऊपर आप पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते, आप उसकी एफिशिएंसी, उसकी एफिकेसी, उसकी रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते। इन्होंने किए नहीं किए, क्योंकि दिस इज जस्ट ड्रामा एंड ड्रामेटिक थिंग्स दैट दीज पीपल डू। ये टॉपिक्स को, चीज़ों को डिविएट करने के लिए, कन्वर्सेशंस को इतना लोग गिरा देते हैं कि उनके ऊपर बात ही ना हो सके। इनको जब आप उंगली उठाएंगे वो कहेंगे झूठा है, गलत है, ये है, वो है। आज मेरी बहन ने कहा 3500 रुपये में आपको दिहाड़ीदार मिल रहा है। मेरी बहन, आपको टाइल लगाने वाले जितने चाहिए ना, मेरा नंबर लें, सुबह मैं आपको 1600 रुपये में ला देता हूँ, जितने चाहिए आपको, ठीक है ना। बताएंगे ये मजदूरों को, ये जाए ना F10 में बाहर चौक में, तो इनको दिखाएं वहाँ मजदूर बैठे हैं, अभी मेरे साथ आए, कभी घरों से निकले हो तो इनको पता होना। उनसे पूछें कि आपको जो कहते हैं 130, आपको 50 रुपये चीनी पर केजी छोड़ के गए थे, आज 120 रुपये से कम मुझे ला के दिखाएं। आटे का तरोड़ा 700 रुपए का था 20 केजी का, आज 1350 रुपए से कम मुझे लेके दे, लेके जाता हूं मैं इनको कुसार मार्केट में या पिंडी के किसी बाजार में, इनको लग पता जाएगा। भाई आपको इस तरह बातें नहीं होती। आप मुझे हमें बताएं कि आप किसी चीज में ऑपोजिशन को आप ऑन बोर्ड कहां लेते हैं? आपने किस चीज में नेशनल कंसेंसस के ऊपर बात किया? आपने अफगानिस्तान के इशू पे किसी को ऑन बोर्ड लिया? आपने कोई इशू हो, ये सोलो तो असेंबली के फ्लोर पर आपको इस्लाहात पर बात करने के लिए दावत दी है, क्यों नहीं फिर उनसे बात करते आप सर? भाई कौन से इस्लाहात किस कमेटी पे लेके गए हैं? किससे बात करने को किया है? ऑपोजिशन लीडर से बात की है? ऑपोजिशन लीडर तमाम ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे बताएं कि वो लेटर जो उन्होंने लिखा था, दिखाएं अभी प्रोग्राम में कि ऑपोजिशन लीडर को जो लेटर लिखा था वो किधर है? किधर ऑपोजिशन लीडर को ऑन बोर्ड लिया? सिंध में ऑपोजिशन लीडर का क्या हाल कर रहे हैं? ये सिवाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा इनको कुछ पता है? इनकी अपनी कोई, मुझे बताएं ना कि इतनी बातें इन्होंने अंग्रेजी में की, मुझे आम आवाम की 2 बातें कर दें। आटा कब सस्ता होगा? चीनी कब सस्ती होगी? आप बांग्लादेश
बेस से हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, इस रीजन की सबसे कम तरीन और सबसे स्लोथ ग्रोथ वाला वो जो है करेंसी है ना, वो रुपया है। आज रुपया एक टके जो बांग्लादेशी टका है उससे भी कम है। ये हमें कंपैरिजन करते हैं इंडिया, बांग्लादेश और मुल्कों से। आप पर कैपिटा इनकम देखें, आपका डॉलर आज मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों तक 200 पे टच करेगा। लेकिन अभी 3 साल भी तो कंपैरिजन कर दें, इनको आप लोगों को भी तो 40-50 साल हो गए हुकूमत करते करते, अभी इनको 3 साल हुए, इनको मौका दें। चौथा साल शुरू हो गया, चौथा साल शुरू हो गया। मुझे बता दें कि किस चीज की पॉलिसी ठीक है। चौथा साल शुरू हो गया, फॉरेन पॉलिसी। न्यूजीलैंड की टीम यार, हाउ कैन यू डू दिस टू दिस कंट्री? यू आर बेगिंग दीस पीपल, यू आर कॉलिंग देम, यू आर ऑन योर फीट, और ये आप लोगों का फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा देखा है कि टीम आई हो और जाने खेलने से एक दिन पहले चली गई हो, उसी दिन मैच से 4 घंटे पहले? इनकी डिप्लोमेसी किधर है यार? मुझे आप बताएं कि डिप्लोमेटिक टाइज किधर है? इनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बाइडेन इनका फोन तैयार करने के लिए तैयार नहीं है, इस रीजन में कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो सर आप मुझे बताएं ना दानियाल साहब, और क्या करें कि वजीर आजम जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, उन्होंने न्यूजीलैंड की वजीर आजम से बात की है, और क्या करें जब कोई खेलने के लिए तैयार नहीं है तो और क्या करें फिर? तो भाई भी तो हो सकती है इसके पीछे, नेगोशिएट चीजें आगे चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। देखें, जब इनकी अपनी आवाम को इनके ऊपर एतबार नहीं है तो बाहर का बंदा कैसे इनके ऊपर एतबार करेगा? भाई मेरे, आप यू स्टार्टेड फ्रॉम योर ओन हाउस। इनके ऊपर ऑपोजिशन से लेकर पाकिस्तान की आवाम, मुझे बताएं ना, पाकिस्तान की आवाम किस तरह अपना मतलब मैं ईवीएम का बताएं ना मुझे, ईवीएम का बताएं, ईवीएम आ जाती है तो आप इंतखाबात जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? पाकिस्तान की आवाम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। सर ईवीएम पर आ जाए ना, महंगाई के ऊपर बहुत बात हो गई है, ईवीएम का बताएं। ईवीएम आ गई, आप जीतेंगे इलेक्शन नहीं जीतेंगे? यार हम तो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस आपके सामने है। वी आर ऑलरेडी इनटू द इलेक्शन ईयर माय फ्रेंड। दिस इज इलेक्शन ऑफ द पाकिस्तान ऑफ द कंट्री, एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स? रिजल्ट्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप इनको जो डब्बा खोल रहे हैं ये हारते हैं, जो बाय इलेक्शन कराते हैं ये हारते हैं। लोग हमारे हक में नहीं, लोग महंगाई के खिलाफ, लोग करप्शन के खिलाफ, लोग झूठे वादों के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। ये ऐसी ऑपोजिशन इनको जिंदगी में नहीं मिलेगी जो इनकी हर बात से एग्री करती है, जो इतनी होम्योपैथिक ऑपोजिशन रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है दानियाल साहब कि ऐसी ऑपोजिशन भी शायद आवाम को ना मिले जो आवाम की बात कर रही है। इतनी महंगाई हो गई है, आवाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। खैर, शैला रजा साहिबा, अगर अगले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बात कर रहे हैं, सर मैं एक मिनट, शैला साहिबा, अगर अगले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती है और इसके तहत होते हैं, हुकूमत पार्लियामेंट से कानून साजी करने में भी कामयाब हो जाती है, क्या फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना पाएगी? चूँकि मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद दिला दूँ फवाद चौधरी का, उन्होंने कहा 13 साल से आप लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, आखिरी मौका है आपके लिए। अब इस दफ़ा जो नई हुकूमत आएगी सिंध में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएगी। फवाद चौधरी जो है ना, वो इतनी पार्टीज़ बदल चुके हैं कि उन्हें इतना ही खुशामदाना बयान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि उनकी अगली पार्टी अब कौन सी होगी। इसलिए मैं उन्हें इस काबिल नहीं समझती। अब आ गई बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हो उसको अवेल करना चाहती है। हमारे ज़माने में जो मशीन जरदारी साहब के ज़माने में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसमें और इसमें यह फ़र्क है कि इसमें एक पेपर भी ऑथेंटिकेशन का है। बात यह है कि 2017 में जो रिफॉर्म्स हुई थी उसमें भी मशीन की बात की गई है, और उसके बाद आपने इलेक्शन कमीशन का जो आईनी हक़ है, उनके जो भी इतराज़ात हैं उस पर आग बगोला होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन हो या थर्ड पार्टी हो पिलडार्ट, या आपकी अपोजिशन पार्टी हो, आपका काम है उनके इतराज़ात दूर करना। इस पर आप अपनी इज़्ज़त का मामला ना बनाएं तो बेहतर है। और दूसरी बात जो है वो मैं ये करना चाहती हूँ कि फरजाना राजा तो भागी हुई है बकौल आपके, और उन्होंने काम गलत किया। काम ब्यूरोक्रेसी अगर उसने अपने नाम डाले तो इसमें फरजाना राजा का नाम नहीं है, उनके किसी घर वाले का नाम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के नाम निकले हैं। तो ब्यूरोक्रेसी तो करती है ये। असल बात यह है कि आपने उनको पकड़ के अब तक क्या उन पे मुकदमे बनाए ब्यूरोक्रेसी पे। एक मिनट रुक जाए, मैं आपकी बात में बिल्कुल भी नहीं बोलती, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है बात के मैं उसमें बोलूँ। आप अपनी बातें करें, क्योंकि जो पर्चे आप दे रही हैं ये 10 किलो भी बना लें तो ये किसी इंसान का पेट नहीं भर सकते झूठे पर्चे। तो करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि असल बात जो है वो ये है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खुर्शीद शाह, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल साहिबा, स्पीकर साहब और बहुत से, उन पे आपने अब तक क्या साबित किया? और मुझे जो नैब में बुलाया गया था वो क्यों बुलाया गया था, मुझे FIA में क्यों बुलाया गया था, ये क्या तरीक़े हैं? और इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोग चाहते हैं कि आप फजूल किस्म के ऑर्डिनेंस लाएं जिससे
आज भी जो आपका ऑर्डिनेंस आया है जिसमें आपने टैक्सेस जो है 5 से 35% तक बढ़ाए हैं, ये भी मेरे पास डिटेल मौजूद है जो कौन कौन से जो एक्ट हैं आइन में मौजूद उनकी वायलेशन कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि मुखालिफ और मुखालिफत करने वालों के गले दबा दिए जाएं, अवाम का गला ऐसे दब सकता है कि उनको महंगाई की चक्की में पीस दिया जाए। आप ये कह रही हैं कि इंतकामी सियासत हुकूमत कर रही है, आप इसके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं हुकूमत के ऊपर? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। मैं बल्कि ये पूछती हूँ कि एहसानुल्लाह एहसान के एक ट्वीट ने जी हमारी पूरी जो एक जद्दोजहद है कि हमने एक जद्दोजहद की, चाहे रेलू कट्टे बुलाए हों, चाहे हमने सिक्योरिटी देकर मैचेस कराए हों, हमने मैचेस कराए कि ये जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, ये सफ़ीर होते हैं, पब्लिक टू पब्लिक इंटरेक्शन होती है, अवाम से अवाम मिलते हैं। आप ने जितनी तुंदही से ऑपोजिशन के लोगों को पकड़ा हुआ है, उनके ऊपर नई की नई बातें ला रहे हैं कि अब एक और ऑर्डिनेंस ये आया है कि 20 साल पुराने रिकॉर्ड भी चेक किए जाएंगे। पार्लियामेंटेरियंस का अपना खुद जो टैक्स वो करते थे उस पर भी आपने वो भी हटा दिया, और आप जो है वो हर चीज में नादरा के जरिए, अब नादरा के जरिए आप पहुंचेंगे। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दें, मेरी आखिरी बात, बस मेरा आखिरी जुमला है, जल्दी से कर लें। कभी खुर्शीद शाह और अपोजिशन के लोगों की जो आपको फिक्र होती है कि इनको पकड़े मारे, कभी एहसानुल्लाह एहसान के लिए भी एक बयान दे देते तो आज ये ट्वीट ना होता। चलें जी, चलें एक ब्रेक के बाद चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से भी हुकूमत सोच रही है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है और एक चीज़ बड़ी अहम है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत के बारे में भी, उनकी तौसी के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो अनलीब साहिबा, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो रही है, वो अगले माह रिटायर हो रहे हैं, या फिर हुकूमत उनको तौसी देने का फ़ैसला करेगी, या फिर नया कोई चेयरमैन लेकर आएंगे आप लोग? देखिए, ये तो सारी जो हमारे लीगल कंसिडरेशंस हैं, जो आई थिंक लीगल प्रोसेस उसको देख रहा है। अभी तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और जो भी फ़ैसला होगा ऑब्वियसली उसके अंदर मुशावरत भी होगी और उसके अंदर कानूनी जायज़े भी लिए जाएंगे। अभी तक तो कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर वैसे सोचा क्या जा रहा है? आप भी तो पार्टी में ज़ाहिर है आपकी डिस्कशन भी होती होगी, तौसी के लिए कानून में अगर तब्दीली करना पड़ेगी तो कोई तरमीम वगैरह हो सकती है कानून में? देखिए, कानून तो हमेशा लॉ मेकर्स क्यों होते हैं, वो तरमीम करने के लिए होते हैं। अगर पहले दिन लॉ बन जाए और उसके बाद 100 साल कभी कोई उसको तरमीम ही ना उसके करे, तो फिर तो लॉ मेकर्स की ज़रूरत नहीं है। हर कानून के अंदर जैसे जैसे हालात बदलते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तरमीम जो होती है वो लाजमी हो जाती है जी। तो कानून में तरमीम करने में तो कोई हर्ज नहीं है, सही। अगर करनी पड़ी तो करेंगे ज़रूर। अच्छा, लेकिन तरमीम जो आप कर रहे हैं वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कर रहे हैं ना, तो ये भी तो एक आपके ऊपर सवाल उठता है ना। देखिए, इस वक्त तो आपने ये भी देखा होगा कि ये जो असेंबली है, डिस्पाइट के बहुत मुश्किल है, और हर दफ़ा जब हम कोई कानून लाने की कोशिश करते हैं अकाउंटेबिलिटी का या किसी का, तो एनआरओ की ज़रूर बीच में आड़ आती है। उसके बावजूद जो आपने देखा है कि जो स्टेटिस्टिक्स पब्लिश हुई है पहले 3 साल की, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर तारीखी कानून साजी हुई है, सही। और पिछली हुकूमत से तकरीबन 98% ज़्यादा बिल्स पास हुए हैं। ऑर्डिनेंसेस के बनिस्बत जो बिल पास हुए हैं वो बहुत ज़्यादा, और पिछली हुकूमत से तो बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर तारीखी बिल जैसे ज़ैनब अलर्ट बिल था जो इनके ज़माने में हमने ऑपोजिशन ने पेश किया था, लेकिन उस पर भी ये बैठे रहे, 2 साल बाद वो पास हो गया। एंटी रेप बिल है, और जितने ये कॉर्पोरल पनिशमेंट पे बिल है स्कूलों के अंदर, बेशुमार और ऐसे बिल हैं जो अवाम के बिल हैं, जो कि अवाम को राइट्स दिलवाने के बिल हैं, वो पहली दफ़ा पास हुए हैं, और वाकई ये एक रिकॉर्ड है। वज़ीर क़ानून ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कंसल्टेशन का जो यहाँ पर है लफ्ज़ है इस कानून के अंदर, नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर, तो उसको चेंज किया जाएगा, चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं हो सकती, चूँकि उनके ऊपर तो ख़ुद नैब के केसेस चल रहे हैं, तो एक नैब ज़दा से कैसे कंसल्टेशन हो सकती है? तो क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है कि चेयरमैन नैब की अगर एक्सटेंशन होती है या उनको तब्दील किया जाता है तो फिर अपोजिशन लीडर की राय नहीं ली जाएगी?
देखिए ये तो एक आम प्रिंसिपल भी है ना कि अगर आप थाने के ऊपर जिसने चोरों को पकड़ना है चोर बिठा दें, तो फिर उस थाने का क्या हाल होगा? सही। ये तो एक जिसको जी शाला साहब आता हूँ आपके पास भी मिसाल है। आता हूँ आप कंप्लीट कर लें अंदीप साहब, कंप्लीट कर लें आप जल्दी से। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है, आपको याद है पीएससी में भी पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और उसके ऊपर आप वो बंदा लगा रहे हैं जिसके ऊपर 10 केस हैं, जिसकी गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके भाई के ऊपर जो कन्विक्टेड है, मुजरिम है, भगौड़ा है, इश्तिहारी है, जिसके के अपने बच्चे कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए, कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए। दानियाल साहब, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर क्या मौक़िफ़ है आपका? अगर हुकूमत कानून लाती है तो आप उसकी हिमायत करेंगे या फिर नया चेयरमैन नैब ही होना चाहिए? पहले आपको एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ होती है CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो हम 119 नंबर पे थे। आज 180 मुल्कों में हम 5 नंबर ऊपर चले गए हैं कि आज जो करप्शन तब थी उससे ज़्यादा करप्शन है। ये दुनिया के स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं। और देखिए चेयरमैन नैब और नैब का क्या काम था कि इसको ख़त्म करना। हमने तो अरबों रुपए जब पिछले लोगों से रिकवर किए हैं 3 साल में ये बड़ी कम नहीं हुई। नंबर 1 दूसरी नंबर चीज़ देखें, आप बात सुने, जब आप किसी को लगाते हैं और उसकी मुद्दत पूरी होती है तो आपके पास क्या ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है कि उसको रिप्लेस किया जा सके? आपके पास पूरी आवाम में, पूरे लोगों में आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है कि आप उसको रिप्लेस करके अपना, जिसको आप सो कॉल्ड आप कहते हैं कि हम कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी और पता नहीं क्या क्या आप उसको नाम देते हैं, तो आपका बंदा नहीं है कि भैया आप उसको रिप्लेस करके आगे चेंज कर लें। इनको डर क्या है? इनका डर ये है कि इनको पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन और आर्म ट्विस्टिंग, जो दानियाल नहीं कहता, वो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पे कहता है कि वो आर्म ट्विस्टिंग, और उसके लिए इनको बंदे, जब इनको बंदे नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसी हरकतें करेंगे। मैं ओवरऑल देखिए, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेयरमैन नैब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल। मैं एक पॉलिसी के ऊपर बात कर रहा हूं जिसकी 3 साल की मुद्दत है। जब उसकी मुद्दत पूरी हो तो आपको यहाँ पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर लोग बैठे हैं, उनको रिप्लेस करके और लोगों को मौका दिया जाए। और जब मौका दिया जाएगा आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपका बेहतर रिजल्ट आएंगे। फाइनल कमेंट आपका। मुस्कुरा रही थी आप, क्या कह रही थी आप, क्या कहना चाह रही थी? पहली बात तो अंदलीप साहिबा ने ये कही कि जिसके ऊपर इंक्वायरी हो उसको आप कैसे वो कर सकते हैं। ये साद रफ़ीक जब रेलवे के मिनिस्टर थे तो चौथा गालिबन एक्सीडेंट हुआ था, तो इन्होंने कहा था इंक्वायरी करनी चाहिए और उससे इस्तीफ़ा लेना चाहिए। शेख रशीद के ज़माने में सेंचुरी हुई, ना इंक्वायरी हुई, ना कुछ हुआ। एक इंक्वायरी हुई तो वो मिनिस्टर रहे। ये है तब्दीली। फिर क्या कहते हैं, दवाओं के ऊपर आमिर कियानी, और अभी फिर दवाएं बढ़ा दी हैं। महंगाई नहीं है हमारे मुल्क में, बिल्कुल नहीं, तो वो अभी फिर दवाओं की कीमत बढ़ी है, लेकिन आमिर कियानी को एक और औहदा दे दिया गया। खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन वाले मामले पे भी आपको पता है वजारतें बदल दी गई क्योंकि रियासत मदीना है। अब जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात है, देखिए उसमें होता है डे टू डे बिजनेस, और जब असेंबली क्लोज होती है तो बैकलॉग जो है वो बहुत ही कम होता है, और कोई बेवकूफ़ होगा जो बैकलॉग छोड़ के जाएगा। इसमें कोई आपका इत्तेसाद वाला नहीं है ये। तो ये मैं आपको बता दूं, आप मेंबर हैं, मैंने आपको ये नहीं मालूम। और दूसरी बात ये है कि ये 18वीं तरमीम है जिसमें ऑपोजिशन को और इनको ये सारे मौके दिए, ये सारे राइट्स दिए गए हैं। जवाब नहीं दे पा रही हैं आप, जवाब नहीं दे पा रही हैं कि जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, मिले नहीं, चूंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।